नमस्कार, आप सबका स्वागत है विधि पाठशाला में। अब हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से 35 हम पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस भाग में है ये। तो पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 12 से 35 है। इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ है? बिल ऑफ द राइट्स। राइट्स यूएसए से इंस्पायर्ड है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स से, अगर प्रेजेंटली बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। प्रेजेंटली राइट टू प्रॉपर्टी जो है, आज राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, और वो एक लीगल राइट है। उसको हमने 300 ए में डाला गया। आर्टिकल 300 ए जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। नाउ ऑल्सो कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। मैग्ना कार्टा डेट इज इंस्पायर्ड बाय द मैग्ना कार्टा 1215, जो कि मैग्ना कार्टा इशू किया गया था किंग जॉन ऑफ द इंग्लैंड के लिए। तो ये महान पत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आर्टिकल जो ये हमारे 12 से 35 पार्ट थर्ड में है, ये जो है प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इस्टेब्लिश करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भारत में। नाउ प्रिवेंट करते हैं, फंडामेंटल राइट क्या करते हैं? प्रिवेंट द अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल। ये लिमिटेशन प्लेस करते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर, रोक लगाते हैं। प्लेस द लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, aim at establishing a government of law and not of the man. Now total fundamental right 6 हैं। right to equality 14 to 18, right to freedom 19 to 22 में पढ़ेंगे हम। right against exploitation 23 24, then right to freedom 25 to 28, then cultural and educational right 29 to 30, and right to constitutional remedy article number 32 है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल राइट टू द इक्वेलिटी। आर्टिकल 14 से 18 जो है वो रिलेटेड टू दी है राइट टू इक्वेलिटी। अब इससे पहले जो है कुछ चीजें समझ लेते हैं कि कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें ओनली टू सिटीजन्स, तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? फ्यू आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट टू द फॉरनर्स, दे आर आर्टिकल नंबर 15, then article 16, article 90, 20 and the 30। then citizen और फॉरनर्स को अवेलेबल है, नॉट एनिमी एलियन। तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? दे आर 14, 20, 21, 21A, 22, 23, then 24, 25, 26, 27 and 28। Now there are some which are against the citizens also। citizens के खिलाफ भी हैं। उनकी लैंग्वेज ऐसी है, वो है 15, 17, 23, 24 एंड 32। 32 में ओनली हैबियस कोपस। रिट हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो एक प्रकार की रिट होती है हैबियस कॉर्पस।
हाँ, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो एक चीज याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, देर आर सम रीजनेबल, देखो मैंने वर्ड यूज किया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, बट कुछ जो है सिटीजन्स के खिलाफ भी अवेलेबल हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें, मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, डेट इज दे प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। पर वहीं पर बात करें जो बाकी हैं, आर पॉजिटिव इन द नेचर, वो कन्फर करते हैं सर्टेन प्रिविलेजेस टू द, सम आर पॉजिटिव इन नेचर। अच्छा, नेगेटिव इन कैरेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे लिख लो कि प्लेस करते हैं लिमिटेशन। अच्छा, वहीं पर जो पॉजिटिव इन दी नेचर में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये कन्फर करते हैं प्रिविलेजेस टू सिटीजन्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल। नाउ इसका क्या मतलब हुआ जस्टिसिएबल? नाउ जब भी आपका फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट अंडर द 226 आर्टिकल। ये सैक्रोसेंट नहीं है और परमानेंट नहीं है, दे कैन बी अमेंडेड। इनको अमेंड किया जा सकता है, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। यहीं पे लिख देता हूं मैं, कैन बी अमेंडेड और सस्पेंडेड, मतलब कि ये परमानेंट नहीं है। और इनको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। और किन आर्टिकल्स को छोड़ के? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के जो है इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। द स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय द आर्टिकल 31A, 31B और 31C। नाउ देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड जब मार्शल लॉ लगा हो कंट्री में। तो ये था जनरल, हमने ब्रीफ पढ़ा कि फंडामेंटल राइट। अब एक एक आर्टिकल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ने से पहले हम दो आर्टिकल और पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। एक तो है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 जो है डिफाइन करता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। तो स्टेट में क्या क्या आएगा? स्टेट की डेफिनेशन में आएगा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, डेट इज यूनियन, देन आपकी स्टेट गवर्नमेंट, देन आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपके कुछ कन्वेंशंस होते हैं, आपके जो हैं स्टैट्यूटरी, मतलब कि जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई बॉडीज, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कि पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, जैसे कि आपकी LIC हो गई है, ONGC हो गई है, आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए हैं। तो ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है आर्टिकल 12 में। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 बताता है कि लॉ की डेफिनेशन क्या होगी और लॉ में क्या क्या आएगा। तो लॉ में आएगा लॉ ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया, देखो किसका? पार्लियामेंट का द्वारा बनाया कानून। देन स्टेट में विधानसभा बनाती है कानून, वो आपके ऑर्डिनेंस है आर्टिकल 123 और 213 के तहत। देन आपके कुछ हमारे कुछ कन्वेंशंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो वो भी कानून होते हैं। अच्छा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट जो कानून बनाएंगी आपके, ये याद रखना वर्ड लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता, पर्सनल लॉ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हमने यहाँ पे समझा।
अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। इसके दो कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट कहलाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा कहलाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नाउ इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द इंडियन टेरिटरी। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कंसेप्ट ब्रिटिश से लिया गया है और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये कंसेप्ट हमने जो लिया है वो ये यूएस से लिया है। अच्छा, ये नेगेटिव कंसेप्ट है और ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। नाउ इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज किसी भी पर्सन के लिए, मतलब किसी को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। हर कोई व्यक्ति समान होगा कानून के सामने, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होगा। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ वो पॉजिटिव कंसेप्ट है, यूएसए से हमने लिया है। इसका अर्थ होता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की जाएगी अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस में, मतलब कि पहले सबको बराबर किया जाएगा फिर उनको इक्वली आका जाएगा। तो रिजर्वेशन जो है इसी का जो है एक हम कह सकते हैं रूप है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पीपल हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, पहले सभी लोगों को हम बराबर करेंगे और फिर उनको जो है हम जो है इक्वल ट्रीट करेंगे। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। नाउ यहाँ पर याद रखना रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा डेट इज द आर्टिकल नंबर 15। नाउ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो इनके बिहाफ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज अलाउड, यहाँ पर याद रखना। नाउ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, डेट इज द SC ST OBC को जो है हमने रिजर्वेशन इसी के तहत प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट याद रखना इसी में जो है हमारा आता है 103rd अमेंडमेंट एक्ट। 10% EWS को जो हमने रिजर्वेशन दिया था। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन or made ineligible for employment of any office under the state and on grounds only। क्या क्या ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। नाउ अंडर आर्टिकल 15 डिसेंट एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो नहीं था, बट यहां पर है। रिजर्वेशन अलाउड फॉर द बैकवर्ड क्लासेस अंडर द आर्टिकल 16 सब क्लोज 4। देन 2021 का वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट अलाउड द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इसी आर्टिकल के तहत। नाउ रिजर्वेशन की बात करें तो मंडल कमीशन जो है रिजर्वेशन ओबीसीज को रिजर्वेशन देने के लिए मंडल कमीशन जो है 1979 में अपॉइंट किया गया था अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 52 है परसेंट है, और उनको आधा रिजर्वेशन तो देना ही चाहिए, मतलब कि 27% उनको रिजर्वेशन देना मिलना चाहिए। फिर इसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया, इंदिरा साहा ने जजमेंट 1992 की थी। ना टोटल रिजर्वेशन इसमें कहा गया कि जजमेंट में कि टोटल रिजर्वेशन वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग द कैरी फॉरवर्ड जॉब्स। मेरिट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन एग्जिस्ट ओनली एट द एंट्री लेवल, प्रमोशन में नहीं होगा। और ओबीसीज के लिए क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट लाया गया कि अमीरों को वंचित किया जाए और सिर्फ जो ओबीसी में गरीब हैं उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, जो लोग प्रोस्परस है उनको जो है नहीं देना चाहिए। नाउ रामनंदन कमेटी जो उसको अपॉइंट किया गया था आइडेंटिफाई करने के लिए क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी
और गवर्नमेंट ने फिर उसको अप्रूव किया। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। इसी के अंदर आता है 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994। उसमें क्या हुआ, तमिलनाडु को जो है 69% रिजर्वेशन, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन तमिलनाडु में है। इन द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि कोर्ट में मामला ना जाए तो इसके लिए इसको जो है 9th शेड्यूल में रख दिया गया था। अगला आता है 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन द फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अगर वो एडवोकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी सर्विसेज में। उसके बाद 81st अमेंडमेंट एक्ट आता है 2000 का। ये एम्पावर करता है स्टेट को, वो फिल कर सकता है बैकलॉग वैकेंसी इफ दी 50% सीलिंग जो है वो क्रॉस हो गई है। क्योंकि इंदिरा शाह ने जजमेंट 1992 में ये कह दिया था कि भाई जो है 50% अधिक जो है लोग जो है आप रिजर्वेशन से नहीं भर सकते। देन नेक्स्ट आता है 103rd, जो कि अभी हमने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अमेंड करता है आर्टिकल 15 और 16 को, और प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब कि ईडब्ल्यूएस को देता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। रिजर्वेशन का कंसेप्ट मैंने एक बार आपको डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 17, डेट इज द एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप जो है एम लक्ष्मीकांत की समरी की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जो है डिटेल में जो है चैप्टर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक ये रैपिड रिवीजन टाइप में है एग्जाम के लिए। नाउ प्रैक्टिस मेड अ पनिशेबल ऑफेंस, डेट इज द अनटचेबिलिटी को जो है, छुआछूत को जो है ये पनिशेबल ऑफेंस घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर याद रखना है कि ये जो आर्टिकल 17 है ना, ये दोनों के खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ भी है और सिटीजन के खिलाफ भी है। क्योंकि देखो सिटीजन भी जो है छुआछूत में इन्वॉल्व होता है, तो इट इज अगेंस्ट द सिटीजन ऑल्सो। नाउ सिटीजनशिप को जो है खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था 1976 में, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, उसको अमेंड किया गया और उसको रीनेम कर दिया गया एज द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट इज मेंट टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल। याद रखना कि जो टर्म अनटचेबिलिटी है इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सिविल राइट या प्रोटेक्शन एक्ट, कहीं भी इस शब्द का मतलब जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड एनीवेयर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 18, कहता है टाइटल खत्म कर देंगे, जैसे कि सर हो गया, ठीक है, इस तरह के आर्टिकल जो अंग्रेज लोग दिया करते थे वो जो है खत्म कर दिए जाएंगे। प्रोहिबिट द स्टेट, मतलब कि कौन देता है टाइटल, स्टेट। प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, किसी भी व्यक्ति को, एक्सेप्ट दी, इसमें एक्सेप्शन है क्या, वो मिलिट्री एंड द एकेडमिक टाइटल्स को छोड़ के। नो सिटीजनशिप कैन, नो सिटीजन, भारत का कोई भी नागरिक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन टाइटल विदाउट द प्रेसिडेंट की अनुमति के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जो समझते हैं राइट टू द फ्रीडम। नाउ राइट टू द फ्रीडम में जो है बेसिकली 6 प्रकार के हम जो है राइट्स पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इनको देखो याद करने का कैसे तरीका है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो है बोलने का अधिकार मिला। जब आप बोलोगे तो आप जो है लोगों को इकट्ठा करोगे, आप बोलोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली आपको, और आपने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया। यू गैदर्ड द पीपल, डेट इज दी पीसफुली, लोग इकट्ठे हुए, आपने बोल बोल के सबको बुलाया और इकट्ठा किया आपने। देन फिर आप जब लोग इकट्ठे हो गए, जैसे कि आपने बोल के जो है 5 लोगों को बुलाया, अब 5 लोग इकट्ठे हो गए, अब 5 लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन बना ली या यूनियन बना ली, तो आपको यूनियन एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। देन राइट टू मूव फ्रीली अक्रॉस द इंडिया, और अब जो है आप इस एसोसिएशन का प्रचार करोगे तो आप पूरे भारत में घूमोगे, तो नाउ यू हैव द राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर, ठीक है। देन अगला आता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर। अच्छा, आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां रुकोगे, सेटल होगे, अच्छा कुछ काम भी करोगे उस स्टेट में जाके, बिजनेस ट्रेड भी करोगे, क्योंकि आपको पैसा भी चाहिए दिनचर्या के लिए। तो इस तरह से पहले बोलोगे, इकट्ठा करोगे, एसोसिएशन बनाओगे, पूरे भारत में जाओगे, वहां रुकोगे और फिर वहां पे धंधा करोगे। आई होप आपको समझ में आया हो।
आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनली 7 राइट थे, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट, अब ये लीगल राइट है 301 के तहत, ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 19(1)(a) में जो है ये मेंशन्ड है। नेक्स्ट आता है राइट टू आर्टिकल 20, दैट इज द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फ्रॉम द सम ऑफेंसेस में 3 प्रकार की प्रोटेक्शन है। मतलब कि सबसे पहले आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी भी व्यक्ति को जो है उसके द्वारा किए गए क्राइम के लिए जो है पीछे से पनिश नहीं किया जा सकता। मतलब कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड बाय अप्लाइंग लॉ बैकवर्ड एंड नो पेनल्टी ग्रेटर देन दी प्रिस्क्राइब्ड। दूसरा है एक ही क्राइम के लिए आप किसी व्यक्ति को जो है 2 बार जो है सजा नहीं दे सकते, नो सेकंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। नाउ ये अवेलेबल है ओनली फॉर द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट। ये अवेलेबल है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए या फिर जुडिशियल ट्राइब्यूनल। नोट, आपका डिपार्टमेंट भी आपको अलग से जो है पनिशमेंट दे सकता है। डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कैन गिव यू द पनिशमेंट उसी ऑफेंस के लिए, बट कोर्ट में आपको एक ही बार सजा मिलेगी। नेक्स्ट आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो वन कैन बी फोर्स टू बी ए विटनेस अगेंस्ट देमसेल्फ। मतलब कि किसी से भी जबरन उसके सैंपल नहीं लिए जा सकते, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, एग्जिबिट ऑफ द बॉडी, ये जो है इसमें आते हैं। नाउ जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है वो एप्लीकेबल ऑन द क्रिमिनल लॉ पर एप्लीकेबल है। सिविल लॉ पर नहीं होता है। तो सिविल लॉ पीछे से भी लागू कराया जा सकता है। इम्यूनिटी कैन बी क्लेम्ड इन केस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन के टाइम पे। डबल जियो पार्टी की अगर हम बात करें, एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द कोर्ट और द ट्राइब्यूनल, नॉट एप्लीकेबल बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेबल ओनली टू द क्रिमिनल केसेस, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, एंड नॉट इन द केस ऑफ द सिविल प्रोसीडिंग्स में। सिविल प्रोसीडिंग्स में ये जो है एप्लीकेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमारे संविधान में हमें क्या मिलता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट क्या कर दिया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ना दोनों में जो है फर्क समझेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। ना सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी मेनका गांधी केस में, यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। उसमें आर्टिकल 21 में लाइफ का मतलब केवल सांस लेना नहीं बल्कि मीनिंगफुल लाइफ जीना है, ये कहा गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। और राइट टू, दैट इज आर्टिकल 21 में क्या क्या इंक्लूडेड? राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी आता है, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट आता है, राइट टू द लाइवलीहुड आता है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू पब्लिक हैंगिंग, राइट टू मैरी पार्टनर ऑफ योर चॉइस एंड राइट टू ट्रेवल अब्रोड। ये सब जो है आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स है। अगर इनका हनन होता है तो आप डायरेक्टली यू कैन गो टू द, दैट इज यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ अब बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? ड्यू प्रोसेस बैलेंस करता है पावर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड एंड प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल पर्सन फ्रॉम इट। वहीं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता है? अ लॉ दैट इज ड्यूली इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर और द कंसर्न बॉडी इज वैलिड
if it has followed the correct procedure. Initially, India followed the procedure established by law, but मेनका गांधी केस में डीपीएल, डेट इज दी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी जो है, अच्छा इसमें क्या देखा गया कि उद्देश्य क्या है भाई, किस लिए लाया गया है, क्या उद्देश्य सही है या नहीं है, तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है देखेगा। नेक्स्ट आता है राइट टू दी एजुकेशन, आरटीई। इस ये पहले अवेलेबल नहीं था, इसको बाद में फंडामेंटल राइट बनाया गया है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 से 14 साल की आयु के जो हैं। इसको इंसर्ट किया गया संविधान में 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और इसको ऐड किया गया था तपस मजूमदार कमेटी की रिकमेंडेशन पर। कमेटी की रिकमेंडेशन पर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन, दैट इज द आर्टिकल नंबर 22। नाउ प्रोटेक्शन एंड द अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट ऑफ द डिटेन्ड पर्सन क्या है कि उस व्यक्ति को ग्राउंड पता होनी चाहिए कि भाई किस बिहाफ पर आपको जो अरेस्ट किया गया है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको 24 घंटे के अंदर अंदर लेके जाना है। आपको एक वकील मुहैया कराना है और उसकी बात सुनने का अधिकार देना, राइट टू बी हर्ड। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन भी है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है किसी व्यक्ति को क्राइम आगे ना कर पाए उससे रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुनिटिव डिटेंशन। पुनिटिव में क्या होता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने जो है ऑफेंस कर लिया, उसके बाद उसको पनिश करना, पनिश अ पर्सन फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय हिम। और दूसरा प्रिवेंटिंग डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट द ट्रायल और कन्विक्शन के, उसको उठा लेना। इस केस में कैन बी डिटेन्ड फॉर 3 months अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब 3 महीने तक जो है आप किसी को उठा के रख सकते हो बिना कारण बताए उसे। बट उसके बाद अगर बढ़ाना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड वो रिव्यू करेगा, तभी उसको एक्सटेंड किया जाएगा। पार्लियामेंट बाय लॉ इंक्रीज कर सकता है इस पीरियड को जो 3 महीने का है, विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन वो डिवाइडेड है बिटवीन पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में। डिटेनी को जो है मस्ट बी अलाउड टू रिप्रेजेंट देयर केस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे आर्टिकल 23 और 24। नाउ 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर को मना करता है। ये स्टेट के लिए भी है और ये सिटीजन के खिलाफ भी अवेलेबल है। नाउ स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास। अगला आता है हमारा, डेट इज द आर्टिकल 24। ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर अंडर द 14 ईयर्स इन दी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में, मतलब कि बाल मजदूरी को जो है ये खत्म करता है ना। ये जो है प्रोहिबिट नहीं करता है इन द नॉन हैजार्डस में, मतलब कि सिर्फ हैजार्डस इंडस्ट्री में आप 14 साल से कम लोगों का काम नहीं को काम नहीं करा सकते, बट नॉन हैजार्डस में यू कैन डू इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। सबसे पहले 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस करने की और अपने धर्म को प्रोपोगेट करने की। ना याद रखना आर्टिकल 25 के तहत राइट टू कन्वर्सेशन नहीं मिलता, किसी को अपने धर्म में बदलने का अधिकार नहीं है।
ये अधिकार नहीं है आर्टिकल 25 के तहत। इट कवर्स रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। नाउ इसमें जो है हिंदूज की डेफिनेशन लिखी हुई है कि हिंदू अंडर द आर्टिकल 25 वो इंक्लूड करेगा हिंदूज को, सिख, जैन और बुद्ध को। नाउ इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। देन नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, मतलब कि मंदिर मस्जिद को जो है नियंत्रित करने का अधिकार। रिलीजियस डिनोमिनेशन कैन एस्टेब्लिश, मेंटेन। मान लो आपके पास क्या क्या अधिकार है, इसके तहत आपके पास अधिकार है कि यू कैन, जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं वो क्या कर सकती हैं, एस्टेब्लिश कर सकती हैं। नाउ दे कैन मेंटेन कर सकती हैं, दे कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो ये अधिकार है आर्टिकल 26 में। नाउ रिलीजियस या फिर आपको चैरिटेबल पर्पस या फिर आपको डिनोमिनेशन होने के लिए, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सिस्टम ऑफ बिलीफ फॉलो करने होने चाहिए। दूसरा कि कोई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। एक डिस्टिंक्टिव नाम होना चाहिए, अलग नाम होना चाहिए, तब आप जो है कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27 एंड 28। आर्टिकल 27 कहता है कि टैक्स कैन नॉट बी लेविड बट फी अगेंस्ट द सर्विस कैन बी लेविड। रिलीजन्स जो हैं वो फ्री हैं टैक्स से, बट आप फी ले सकते हो। कर नहीं लिया जा सकता, बट फी कैन बी टेकन। नाउ दिस आर्टिकल प्रोहिबिट ओनली द लेवी ऑफ द टैक्स एंड नॉट द फी। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 28, नो कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। नाउ अगर हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो है पूरा पूरा जो है स्टेट के द्वारा फंड किए जा रहे हैं, होली फंड बाय द स्टेट, इनमें कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। दूसरे होते हैं जिनको एडमिनिस्टर करता है स्टेट, बट ये किसी ट्रस्ट के तहत इनको जो है इस्टेब्लिश किया गया है, तो यहाँ पर परमिटेड है। अगला आता है नेक्स्ट, डेट इज दी, जो इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज देता है, जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, या वॉलेंटरली बेसिस पर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। स्टूडेंट में और मे नॉट अटेंड। एंड लास्ट आता है जो कि स्टेट से एड ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं वो इंस्टीट्यूट, ये भी वॉलेंटरी बेसिस पर है। मींस यू कैन टेक और यू कैन नॉट टेक। आई होप ये चारों आपको समझ में आए होंगे। नाउ वियरिंग किरपान बाय द सिख इज प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल हमारे हैं डेट इज रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। राइट टू कंजर्व एनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड द कल्चर किनकी, माइनॉरिटीज की। ना कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो कि रिजाइड करता है भारत के किसी भी भाग में और उसकी एक अलग भाषा है, स्क्रिप्चर है और कल्चर है, तो उसके पास अधिकार है कि वो उनकी रक्षा कर सकता है, उनको बचाने का अधिकार है। तो ये कैसा जो है राइट है, इसको हम कह सकते हैं ये कलेक्टिव राइट है। ये एक कॉमन कलेक्टिव राइट है ऑफ अ कम्युनिटी। Now, it is a group right. It is available for both religious और linguistic minorities. कैसी minorities? दोनों।
राइट ऑफ माइनॉरिटीज की वो इस्टेब्लिश कर सके, एडमिनिस्टर कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, दैट इज द आर्टिकल नंबर 30। नाउ राइट ऑफ माइनॉरिटी की वो एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो अवेलेबल है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एंजॉय करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, इनके पास सिर्फ और सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पर बचा हुआ है, यहीं पर बचा हुआ है, जो कि फंडामेंटल राइट है। रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी 93rd अमेंडमेंट वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। नाउ इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब आपका स्टार्ट होगा यहां से, आर्टिकल 32, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको जो है डिस्क्राइब किया गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा। अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब भी फंडामेंटल राइट उनके अधिकारों का हनन हो तो। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट एम्पावर है कि एनी किसी भी सबॉर्डिनेट को जो है इन राइट की पावर भी दे सकता है। अच्छा, ये अभी अवेलेबल है किसको, सुप्रीम कोर्ट के पास है, बट पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि कल को उसको लगे कि भाई किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को ये पावर देनी है, तो वो कौन दे सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है। President can suspend the right to move to any court for the enforcement of the fundamental right। कब, नेशनल इमरजेंसी के समय में। बी आर अम्बेडकर ने इसको सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, बिकॉज इट कैन बी इशूड बाय द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज द आर्टिकल 32 के तहत। इसमें 5 प्रकार की रिट्स आ जाती हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हैबियस कोर्पस। हैबियस कोर्पस क्या कहता है कि कोर्ट आदेश करेगा पुलिस को कि उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश किया जाए। इसका मतलब होता है कि शो मी द बॉडी टू फाइंड द मिसिंग, गायब व्यक्ति को ढूंढने के लिए इसको लागू किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो मान लो कोई व्यक्ति गायब है, तो वो खुद तो जाके केस नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पर कोई भी केस कर सकता है। तो इसमें लोकस स्टैंडाई, लोकस स्टैंडाई होता है मतलब कि खुद करने की पावर, तो यहाँ पर लोकस स्टैंडाई वो अप्लाई नहीं होती, डू नॉट अप्लाई। ये किस किस के पास है, प्राइवेट सिटीजन या पब्लिक अथॉरिटी दोनों के खिलाफ है। कोर्ट दोनों को आदेश कर सकता है। देन मैंडमस, ये डायरेक्ट करता है किसी पब्लिक अथॉरिटी को कि वो अपना कर्तव्य पूरा करे। तो इसका मतलब होता है वी कमांड, मतलब टू गेट द जॉब डन बाय एन अथॉरिटी। यहाँ पर लोकस स्टैंडाई अप्लाई करती है, उसी व्यक्ति को दिया जाएगा ये जो कि इसमें रिस्पॉन्सिबल है, और ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए है, सरकारी अधिकारियों के लिए है। प्रोहिबिशन स्टॉप्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन। हायर कोर्ट जो है फॉरबिड करेगा, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। यहाँ भी लोकस स्टैंडाई अप्लाई करेगी और जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए है ये। प्रोहिबिशन स्टॉप करता है लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है कैटियोररी। इसका मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। ट्रांसफर कर देना केस टू हायर कोर्ट फॉर द रिव्यू के लिए। यहाँ भी लोकस स्टैंडाई अप्लाई होती है,
उसी व्यक्ति पर लागू होता है जिसको आदेश दिया जाएगा, और ये भी जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल पर लागू होता है। लास्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब कि किस अधिकार से। तो यहाँ पर प्रिवेंट करना अनक्वालिफाइड पर्सन को कि वो पब्लिक ऑफिस ना ले पाए। चैलेंजिंग पर्सन क्लेम टू द पब्लिक ऑफिस, एनी पब्लिक अथॉरिटी अनक्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, उसके खिलाफ क्यो वारंटो रिट लाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द इमरजेंसी प्रावधान। आर्टिकल 359, president can suspend the fundamental right except the article 20 and 21 during the emergency के खिलाफ। नाउ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस, मेनका गांधी केस हमने ऊपर पढ़ा था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एम्प्लॉयड अंडर द आर्टिकल 21। देन केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है इंट्रोड्यूस की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फिर एस आर बोमई केस 1994 का, इसमें कहा गया था प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है। और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में कहा गया कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता, इट कैन नॉट टेक अवे दी फंडामेंटल राइट्स। ना एग्जाम से रिलेटेड कुछ एक्ट, तो रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट सबसे पहले लाया गया था कराची सेशन 1931 में। आर्टिकल 15(5) रिजर्वेशन इन द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16(1) और 16(2) कहता है। देन आर्टिकल 16(4)(a) कहता है प्रमोशन फॉर रिजर्वेशन फॉर द SC ST के लिए। 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, और आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। ये था हमारा जो है फंडामेंटल राइट का चैप्टर। थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो है मैंने लगभग जो है सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश की। और डिटेल में आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, तो लक्ष्मीकांत की सीरीज आप वहाँ पे समरी जो है पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।